जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने उन अनसुलझे रहस्यों की पहली परत उठाई थी जो हमारे आसमानों में छिपे हैं। लेकिन वह सिर्फ एक शुरुआत थी। आज हम उन फाइलों को खंगालेंगे जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दी गई थीं। आज की यह वीडियो किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन की तरह है। हम 1947 के उस रोजवेल की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे वह 2004 के टिक टैक केस से सीधे जुड़ी हुई है। जुलाई 1947, न्यू मैक्सिको का वो रेगिस्तान। मैक ब्राजेल नाम के एक साधारण किसान को अपने खेत में कुछ ऐसा मिला जिसने मानव विज्ञान को चुनौती दी। जब सेना वहां पहुंची तो मेजर जेसी मार्सेल ने अपनी आंखों से जो देखा वो उनके करियर की सबसे बड़ी पहेली बन गई। वहां धातु के टुकड़े थे जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे, ऐसे चिन्ह जो आज की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते। सबसे बड़ी सच्चाई जो आज तक दबाई गई वो यह है कि वहां केवल मलबा नहीं था, वहां उन यानों के चालक भी थे। चश्मदीदों के बयान आज भी अमेरिकी फाइलों में दर्ज है, जिसमें उन आकृतियों का वर्णन है। छोटी कदकाठी, बड़ी आंखें और एक ऐसी त्वचा जो किसी भी धरती के जीव से अलग थी। सेना ने पहले प्रेस रिलीज में उड़न तश्तरी का नाम लिया और अगले ही दिन उसे मौसम गुब्बारा बता दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार और जासूस है, वो एक गुब्बारे और एक एलियन यान में फर्क नहीं कर पाए? सच यह था कि वे घबरा गए थे। उन्होंने उस मलबे को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सीक्रेट बेस एरिया 51 फीट भेजा। वहां जो रिसर्च हुई उसी ने अगले 50 सालों तक दुनिया की तकनीक को आकार दिया। ट्रांजिस्टर, ऑप्टिक फाइबर और लेजर तकनीक, इन सब के पीछे वही 1947 की तकनीक थी जिसे हमने उस मलबे से चुराया था। अब आइए 2004 के उस भयानक दिन पर। प्रशांत महासागर में तैनात यूएसएस निमित्ज का वह स्ट्राइक ग्रुप, कमांडर डेविड फ्लेवर और उनकी टीम ने जब अपने राडार पर उस टिक टैक को देखा तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई अभ्यास है। लेकिन जब उन्होंने उसके करीब अपने जेट्स भेजे तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उस यान में कोई पंख नहीं थे, कोई इंजन का निकास नहीं था, लेकिन वह 80,000 फीट की ऊंचाई से समुद्र की सतह पर 0.7 सेकंड में आ गया। यह भौतिकी नहीं, यह स्पेस टाइम का जादू था। वह यान हवा को धक्का नहीं दे रहा था, वह गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को अपने हिसाब से मोड़ रहा था। जब पायलटों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गायब होने से पहले ठीक उसी जगह जाने का संकेत दिया जहां पायलटों को मिलने के लिए कहा गया था, जैसे वो उनकी हर चाल को पहले से जानता हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये यान परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर के ठिकानों के पास ही ज्यादा क्यों दिखते हैं। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। वे हमें दिखा रहे हैं कि हमारी तकनीक उनके सामने बच्चों का खेल है। वे हमें यह भी बता रहे हैं कि अगर हम अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति, परमाणु हथियारों को नहीं रोके तो हमारा अंत निश्चित है। सरकारें अब इसे यूएपी का नाम देकर स्वीकार कर रही है, क्योंकि वे जानती है कि इसे अब झुठलाना नामुमकिन है। पेंटागन की हालिया रिपोर्टों में यह साफ लिखा है कि ये वस्तुएं ट्रांसमीडियम हैं, यानी जो हवा, अंतरिक्ष और पानी तीनों में बिना किसी रुकावट के चल सकती है। ये सच्चाई सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये सच्चाई हमारे अस्तित्व की है। क्या हम सिर्फ एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट हैं? क्या हमें इस ग्रह पर पनपने का मौका दिया गया है और वे बस हमें मॉनिटर कर रहे हैं? अगली वीडियो में
मैं उन दस्तावेजों और उन वैज्ञानिकों के इंटरव्यूज की बात करूंगा जिन्होंने उन सीक्रेट बेस पर काम किया है। यह जानकारी इतनी बड़ी होगी कि शायद इसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाए। अगर आप इस सच्चाई के सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो स्टोरी नॉट सैड को अभी सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं कह रहे, हम इतिहास को फिर से लिख रहे हैं। और हाँ, कमेंट में मुझे यह जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि 1947 का वह मलबा आज भी हमारे पास है, या वो सच अभी भी किसी गहरे समुद्र के बेस में दफन है? मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। अगली कड़ी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।